बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन में से जो पहली एप्लीकेशन है वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि कहलाती है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कि प्रिज्म में जब हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं तो प्रिज्म के अंदर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमने इसी चीज़ को स्टडी करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा देते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके जो लाइट है वो 90 के एंगल पे बेंड हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम उसी इंसिडेंट एंगल को हमने नाम दे दिया था क्रिटिकल एंगल। और जब हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे रेज को फॉल करते हैं तो हम क्या देखते थे कि जो लाइट है वो वापस पहले वाले मीडियम में आ जाती है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शुरू हो जाता है, जिसमें रिफ्रैक्शन अकर नहीं होती है बल्कि रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर हमने दो कंडीशन बनाई थी। दो कंडीशन हमारे पास क्या थी? अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं कहीं पर भी तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। और वो दोनों जो है वो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो लाइट रे है वो डेंजर मीडियम से किस मीडियम में जानी चाहिए थी? रेयर मीडियम में जानी चाहिए थी। ऐसे ही है, डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जानी चाहिए। और दूसरी हमारे पास थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दोनों कंडीशन हमारे पास हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, जिसमें जब भी ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो मतलब वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? कि लाइट डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए और इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया? तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसके अंदर जो लाइट है वो किस तरह जो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो ये हमारे पास जो वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक एंगल हमारे पास 90 का है। अगर ये एंगल 90 का है तो बताइए बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने होंगे? ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कितने होंगे? टोटल सम कितना रहना होता है? 180 रहना होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना। तो ये 90 का है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ताकि टोटल सम ऑफ ऑल दी एंगल्स कैसा बना रहे? 180 बना रहे। इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये हमारे पास है 45 डिग्री का, और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री का। ओके, अब हम लाइट को यहां से फॉल करते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमने पूरी करनी है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी यहाँ पर, तो ये प्रिज्म क्या करेगा? लाइट को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करवा देगा। अब ये हमारे पास लाइट, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भी लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर 90 के एंगल पे फॉल करती है, परपेंडिकुलर फॉल करती है, तो क्या होगा? वो बिना डेविएट हुए सीधा पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे आएगी और ये ऐसे सीधा पास कर जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर आप इस लाइट के इस पोर्शन को देखें, यहां से लेकर यहां तक, ये जो लाइट का पोर्शन है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप इस लाइट के पोर्शन को देखें तो लाइट रे ग्लास के अंदर है। ठीक है, यानी कि इस प्रिज्म के अंदर, और प्रिज्म जो है वो ग्लास का बना हुआ है। अब ये जो लाइट है, इतना पोर्शन ये ग्लास के अंदर से होकर किधर जाना चाहती है? बाहर रेयर मीडियम में जाना चाहती है। ठीक है, सो लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी? डेंजर से रेयर में जानी चाहिए। तो यस, तो अगर आप इस लाइट के इस रे को देखते हैं तो लाइट रे जब वो डेंजर से किधर जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। इसका मतलब कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। ओके, अब अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दूसरी भी हमें अब चेक करनी है कि दूसरी भी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर दूसरी भी फुलफिल हो गई, इसका मतलब कि ये लाइट को क्या कर देगा? अंदरूनी अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके जी अब इस चीज को देख लेते हैं।
तो दूसरी कंडीशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लाइट रे है ये किस इंसिडेंस एंगल पे आके फॉल कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मालूम करना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम कैसे देखेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें एक और चीज़ देखनी है। देखें ध्यान से, आपने एक 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब दो पैरेलल रेज को अगर एक तीसरी रे जब वो कट करती है तो इनके दरमियान बनने वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। देखें, ये दो रेज हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो रेज ऐसे आ रही हैं, तो ये जो दो रेज आ रही हैं इनको ये वाली रे क्या कर रही है, ऐसे काट रही है, ठीक है। ये वाली रे जो ऐसे काट रही है इन दो पैरेलल रेज को। तो ये दो पैरेलल रेज आप फर्ज करें और इनको ये तीसरी लाइन, तिरछी लाइन कट कर रही है। इसका मतलब कि इनके दरमियान बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये 45 का एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, यस, कितना होगा, 45 का होगा। क्लियर होगा। अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, 45 का होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर ये 30 है तो 30 होगा, 40 है तो 40 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 होगा। जी बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर, ओके। लेकिन हमने देखना है कि ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक हो गया। अब इस चीज को देखें, अब ये ध्यान में रख लें, ये 45 का एंगल है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा करके, 45 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ये हमारी इंसिडेंट रे जो है इसका नॉर्मल के साथ हम एंगल देखते हैं, तो ये हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो नॉर्मल हम जानते हैं कि ऐसी लाइन होती है जो कि किसी सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती है, ओके। हमें एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए हमें। क्लियर है। ऊपर तो 45 पड़ा हुआ हमें पता है, ये जो नीचे वाला एंगल है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। और यही एंगल है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब ये इंसिडेंट एंगल को जरा ध्यान से देखिएगा। देखें, ये टोटल एंगल कितना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये एंगल टोटल कितना है। हाँ, ये एंगल टोटल हमारे पास कितना कहलाएगा, 90 का कहलाएगा। तो ये हमारा जो टोटल एंगल है ये स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। फिर से ये हमारे पास जो है वो टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 90 का है, ठीक है। और इस 90 के एंगल के अंदर ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 45 का है, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी 45 का होगा। हाँ, देखें, चले फिर से इसको दोबारा और क्लियर करते हैं, इसको, इसी चीज को जरा और क्लियर कर देते हैं। चले, अगर आपको ऐसे बात समझ में नहीं आई है तो हम किसी दूसरे एंगल से भी इसको समझ लेते हैं। देखें, ये वाला एंगल टोटल कितना होगा, ये वाला सोचिए जरा, ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये होगा 180, ठीक है। ये वाला टोटल एंगल हमारे पास कितना होगा बच्चों, 180 होगा। क्लियर। इस 180 में यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा आपने घूमना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक घूमे तो कितना एंगल घूमे, अब 180 घूमे। अब 180 में 180 के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। और 90 में 90 हो गया, और उसके बाद बताएं ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल होगा, 45 होगा। तो 90 और 45 कितने हो गए, 90 और 45 कितने हो गए हमारे पास, 135 हो गए। अब 135 में और कितने ऐड करें कि हमारे पास 180 बन जाए। टोटल हमारे पास सम कितना है, 180 का है। तो इसमें अगर हम 45 और ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना कहलाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास कहलाएगा 45 का। जी प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो टोटल एंगल हमारे पास ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास 180 है। अब इस 180 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ा,
हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल देखा, तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल बना 90 का बना। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना बना बच्चों, ये बना 45 का। तो 90 प्लस 45 कितने हो गए, 135 हो गए। अब 135 में और कितने ऐड करेंगे हमारे पास 180 बन जाए। हाँ, तो हम 45 ऐड करेंगे। इसका मतलब कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये कितना कहलाएगा, 45 का कहलाएगा। तो हमारा यही वाला एंगल हम मालूम करना चाहते थे, ये वाला एंगल कितना है, तो आंसर है ये हमारे पास है 45 डिग्री का। क्लियर, और ये एंगल कौन सा है, और इसी को हम नाम लेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास एंगल कितना है, 45 का इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, अब इसका मतलब हमारी जो रे है वो कितने एंगल पे आगे फॉल कर रही है, हमारी रे जो है वो फॉल कर रही है 45 के एंगल पर, यानी कि हमारा इंसिडेंट एंगल कितना बन गया, 45। अब जो ग्लास है, जो कि प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास कितना होता है, तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। तो इसका मतलब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो तो 45 एंगल बना रही है, जो कि हमारा 45 एंगल जो है वो इसके 42 से कितना है, बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कैसा हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी क्या होगी बच्चों, पूरी हो गई। तो अगर दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो रे जो है ये ऐसे सीधी जाएगी और दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, और ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, 45 के एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी ना, क्योंकि 45 के एंगल से आई थी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये रे 45 के एंगल पे आएगी और ये 45 के एंगल से ही वापस चली जाएगी, यानी ग्लास के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो गई है, ग्लास के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो गई है। क्लियर। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से अगेन वो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, सरफेस के साथ वो 90 का एंगल बना रही है। तो अगर वो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है तो हम जानते हैं कि 90 के एंगल पे जब भी लाइट रे फॉल करेगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे पास कर जाएगी ऐसे। तो ये हमारे पास कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। तो यहां से लेकर यहां तक रे आई, फिर ये अंदर से अंदर ही मुड़ गई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो रे हमारी इधर आई थी और आपको यहां पर मिलेगी। तो ये जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट का जो बिहेवियर हमें देखने को मिला है, और लाइट ने इन दोनों कंडीशन को पूरा किया है। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर ही अंदर को क्या हो गई है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। इसी वजह से हमने इस प्रिज्म को क्या नाम दिया, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा, अब इसी तरह हम इसी तरह के दो प्रिज्म हम इस्तेमाल करते हैं, और दो प्रिज्म हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एक डिवाइस बनाएंगे, और उस डिवाइस का नाम है बच्चों पेरिस्कोप। ठीक है, अब आप इस प्रिज्म के ऊपर आप जितनी भी मर्जी लाइट को फॉल करें, ठीक है, इस यहां से फॉल कर दें तो ये वापस ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहां से फॉल करें तो ऐसे वापस आ जाएगी। तो जिस मर्जी एंगल पे आप लाइट को ऐसे फॉल करते जाएं तो क्या होगा, ये वापस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन से होते हुए वापस आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब जितनी भी बीम ऑफ लाइट हो आप यहाँ से फॉल करेंगे तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ग्लास प्रिज्म के इसी बिहेवियर को हम आगे यूज करते हैं पेरिस्कोप के अंदर। हम देखते हैं कि जो पेरिस्कोप है वो क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। तो पेरिस्कोप के अंदर बेसिकली, अब पेरिस्कोप है क्या, जैसे आप देखते हैं ना, आप दोज जो होती हैं सबमरीन्स होती हैं, उसके अंदर बैठकर हम जब वो समंदर के बाहर जब वो एक ऐसे वो निकली होती है वो, ठीक है ना, पाइप सा निकला होता है, तो वो अंदर बैठ के जब वो बाहर का मुआयना ऐसे वो करते रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो जो पानी के बाहर ऐसे वो पाइप सा निकला होता है और वो अंदर बैठ कर देखते हैं ना, वो पाइप जब वो पेरिस्कोप कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मैंने वो सेटअप बनाया हुआ है।
ठीक है। तो ये पानी की सरफेस है और ये आप दोस्त का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे आप बैठ के इसको देखेंगे, और ये पानी की सरफेस से ऐसे बाहर निकला हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ से रेज जो है ऐसे सीधी पास करेंगी। ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे कहलाएंगी, और यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे बाहर, ये बाहर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या कोई पहाड़ है, कुछ भी है, ये आप वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे दो रेज हमने निकाली और वो दोनों रेज हम क्या कर रही हैं, ऐसे फॉल कर रही हैं। अब दोनों रेज हैं वो इस प्रिज्म के ऊपर आगे फॉल करती हैं, और प्रिज्म के ऊपर वो कैसे फॉल कर रही हैं, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे बनाते हुए। ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी रेज है वो 90 के एंगल पे फॉल करेगी किसी सरफेस के साथ, वो ऐसे बिना डेविएट हुए सीधे पास कर जाएगी। इधर से ये वाली रे भी ऐसे सीधे पास कर जाएगी। ठीक हो गया। अब जिस एंगल पे वो जाके फॉल करती है वो अभी हमने देख लिया कि वो एंगल कैसा होता है, 45 का होता है, और 45 मतलब कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास कितना होता है, 42 होता है। तो ये अंदर ही अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यूं ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। और इस तरह ये रे भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी 45 के एंगल पे बनाते हुए। अब अगेन वो इस सरफेस के ऊपर आगे फॉल करती हैं, तो कैसे फॉल हो रही हैं, 90 के एंगल पे फॉल हो रही हैं। तो 90 के एंगल पे फॉल होने का मतलब ये है कि वो बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे पास कर जाएंगी, और ये भी बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे पास कर जाएंगी। क्लियर हो गया। अब ये रे ऐसे फर्ज करें आ रही है सीधी, ये ऐसे सीधी आ रही है, और ये रे भी ऐसे सीधी आ रही है। अब जब ये दोनों रे सीधी आ रही है तो अगेन हमने एक प्रिज्म लगा दिया। ठीक है। अब इस प्रिज्म की सरफेस के ऊपर अगेन वो क्या कर रही है, 90 के एंगल पे फॉल कर रही है। ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाते हुए 90 के एंगल बनाते हुए नीचे फॉल कर रही है। ये बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे पास कर जाएंगी, और ये भी बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे पास कर जाएगी। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अगेन ये जिस एंगल पे जाके फॉल करती है वो अगेन कैसा होगा, 45 का होगा, और 45 का मतलब कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, जिससे वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और यहाँ से भी ऐसे अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएंगी। अब ये दोनों अगेन रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे पास कर देंगे और ऐसे सीधे पास कर देंगी, और हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ऐसे इसको देख रहे हैं। ठीक है। और ये हमारी आंख में आके बिल्कुल फॉल करती हैं, और हम जब वो बाहर इस पड़ी हुई चीज को आसानी से देख पाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, ठीक है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए हमने पेरिस्कोप बना ली। तो पेरिस्कोप का जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अब हम बात करेंगे उसी रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में, उसकी सेकंड एप्लीकेशन। पहले हमने देखा था कि पेरिस्कोप के अंदर हमने इसको यूज किया था। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पेरिस्कोप, जो कि हमने आबदोज के अंदर देखा था, सबमरीन्स के अंदर देखा था। अब जब इसी प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं बाइनोकुलर्स, ठीक है, दूरबीन के अंदर, तो अब दूरबीन के अंदर भी हम इसी प्रिज्म को इस्तेमाल करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करवाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास वही प्रिज्म है, हमने इसको थोड़ा सा उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है, जिसमें अगेन ये एंगल अभी भी 90 का है। अगर ये एंगल 90 का है तो ये दोनों एंगल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लाइट रेज को ऐसे फॉल करवाते हैं। ये हमारे पास लाइट रे है, और ये हमारे पास लाइट रे है, फर्ज करें जी ये। ठीक है। अब ये जो लाइट रे है ये ऐसे परपेंडिकुलर इस सरफेस के ऊपर आके फॉल कर रही है, और हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइट रे परपेंडिकुलर आके फॉल करती है तो वो बिना डेविएट हुए वो सीधे पास कर जाती है। तो ये ऐसे सीधे पास कर जाएगी यूं। ठीक है। अगेन हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि इतना पार्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगेन वो इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे जब इस ग्लास के अंदर ट्रेवल करते हुए कहाँ पे जाना चाहती है, रेड मीडियम में जाना चाहती है।
यानी कि डेंजर से वो रेयर मीडियम में जा रही है, तो पहली कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसने इंसिडेंट एंगल कितना बनाया हुआ है। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल हमारे पास कितना होता है, और वो हम मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ। ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ हमें ये देखना है कि ये वाला एंगल कितना है। ठीक हो गया, ये वाला एंगल कितना है। ओके, अब अगर आप गौर से देखें तो अगेन वही पुराना तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये एंगल हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास टोटल कितना है, ये टोटल एंगल हमारे पास 180 है। इस 180 के अंदर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 है तो बाकी जो एंगल बचेगा ये एंगल भी टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 ये और 90 ये पूरा 180 हो गया। अब इस 90 के अंदर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 45। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 45 होगा। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास टोटल 180 था। इस 180 के अंदर यहां से लेकर यहां तक 90 हुआ, फिर यहां से लेकर यहां तक 45 हुआ, फिर यहां से लेकर यहां तक अगेन कितना हुआ, 45 हुआ। तो यस, हमें यही एंगल तो चाहिए था कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया है, वो है 45 डिग्री। तो अब अगेन 45 डिग्री इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से कितना है, बड़ा है, और वो कितना होता है, 42 होता है। तो यस, हमारा जो आई है जो कि 45 है वो इस ग्लास के C से बड़ा है, यानी कि 42 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा। कितने एंगल पे होगा, जितने एंगल पे हमारी रे आई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारे पास 45 के एंगल पे ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस प्रिज्म के अंदर ही। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से गौर से देखें, अब यहाँ पर जो रे है वो इस सरफेस के साथ 90 का एंगल तो नहीं बना रही है। अगर वो 90 का एंगल बनाती तो ऐसे सीधे पास कर जाती, लेकिन ये 90 का एंगल नहीं बना रही है। अब ये कितना एंगल बना रही है इसको देखते हैं। तो अब अगेन यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब अगेन देखें, ये टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 180 है। ठीक है, टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 180 है। इस पूरे टोटल 180 में यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास कितना एंगल हो गया है, ये हो गया है 90 हो गया है। और बाकी जो बचा है ये एंगल कितना है, ये एंगल भी कितना है, 90 है। तो अगर ये टोटल एंगल 90 है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया तो एक हिस्सा इसका क्या बन गया, 45 का, और ये वाला हिस्सा भी क्या बन गया, 45 का। क्लियर। तो हमें यही वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये तो हमें एंगल चाहिए था जो कि नॉर्मल के साथ बना हुआ है। तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ कितना बना हुआ है, 45 का बना हुआ है। तो अगेन 45 जो वो इस ग्लास का क्या कहलाएगा, इस ग्लास के C से कितना है, बड़ा है। ठीक है, देखें हमारी जो ये वाली रे है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक जो रे है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो आंसर है ये ग्लास से होते हुए रेयर में जा रही है, एयर में जा रही है। ठीक है, लेकिन हमारी जो ये वाली इंसिडेंट रे है इसने कितना एंगल बनाया हुआ है, 45 का बनाया हुआ है, जो कि ग्लास के C एंगल से कितना है, बड़ा है। इसका मतलब अगेन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो ये रे 45 के एंगल पे फॉल कर रही है और 45 के एंगल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, प्रिज्म के अंदर, पेरिस्कोप के अंदर हमने देखा था सिर्फ 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है जब हमने उसी प्रिज्म की थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन चेंज करने से वो रे 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है। तो कितने एंगल पे मुड़ी है, ठीक है, देखें ये रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, राइट साइड पे जा रही थी, और वापस किस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है।
तो ये बिल्कुल 180 के एंगल पे मुड़ गई है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ट्रांसमिटेड रे है। आखिरी इनिशियल रे और फाइनल रे के दरमियान एंगल कितना है, 180 का है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रे कितने एंगल पे मुड़ी थी पेरिस्कोप के अंदर, तो यहाँ पे रे मुड़ी है 90 के एंगल पर। ठीक है, ऐसे और ऐसे 90 के एंगल पे मुड़ी है टोटल, और यहाँ पे टोटल कितने एंगल पे मुड़ी है, 180 के एंगल पे मुड़ी है। अब ये वाला जो फिनोमिना है, ये वाला जो तरीका है, ये वाला जो ओरिएंटेशन है प्रिज्म का, ये वाला ओरिएंटेशन हम यूज करते हैं बाइनोकुलर्स के अंदर। ठीक है, दूरबीन के अंदर हम ये वाला फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की पहली एप्लीकेशन। प्रिज्म को यूज करते हुए हमने पेरिस्कोप बनाई और प्रिज्म को यूज करते हुए हमने दूरबीन बनाई।